शायद मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर नहीं कहा तो आज कह देता हूं कि हमारे देश में कहते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, सबसे ज़्यादा वो ताकतवर शख्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कानून का अधिकार उनके हाथ में होता है। और ये 3 शख्स हैं, तीनों के आगे एमएम लगा हुआ है। एक है पीएम, दूसरे हैं सीएम और तीसरे हैं डीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पीएम, सीएम और डीएम, ये 3 वो लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो हमारी विधायिका यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। कानपुर में एक नौजवान एक कत्ल करता है। कत्ल के बाद अमूमन कातिल पुलिस से, लोगों की निगाहों से, वीवीआईपी जगहों से, कोर्ट से या फिर अफसरों से, जजों से दूर भागता है, किसी सुनसान जगह की तलाश करता है, अगर लाश को भी ठिकाने लगानी है। लेकिन पता नहीं इस कातिल के दिमाग में क्या सनक थी कि पूरा शहर छोड़कर कानपुर के सबसे हाई सिक्योर इलाके, जहां पर 24 घंटे पुलिस मुस्तैद रहती है, पुलिस की ड्यूटी होती है, वहां जाकर उस लाश को दफनाने का फैसला करता है। अब या तो वो चैलेंज देना चाहता है अथॉरिटी को, जो पता नहीं क्या है उसके दिमाग में, या उसकी सोच ये है कि ये लोग क्या करेंगे, कानून ही तो है, बड़े सुस्त होते हैं। तो वो फैसला करता है उस लाश को दफनाने के लिए, और वो भी उस जगह पर जो पूरे कानपुर शहर की सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित जगह है। वो जगह जिसे डीएम कंपाउंड कहते हैं। अब उस डीएम कंपाउंड में खुद कानपुर शहर के जो डीएम है, उनका अपना घर, और उन डीएम साहब का जो घर है उसी कंपाउंड में उसके आसपास के जो घर हैं वो भी कोई मामूली शख्स के नहीं है, बल्कि वहाँ जज रहते हैं जो कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या बाकी उसमें जिनकी पोस्टिंग है। तो वो सारे जज और उनका घर इन डीएम साहब के घर के बिल्कुल पास बाकी जज रहते हैं। तब एक तरफ जज, एक तरफ डीएम साहब, 24 घंटे हर जज के घर के बाहर सुरक्षा होती है। डीएम साहब के घर के बाहर भी कमरा बना हुआ है, पुलिस वाले रहते हैं। और उसी डीएम कंपाउंड के अंदर घुसकर एक लाश को 8 फीट गड्ढा गहरा खोदने के बाद दफना कर चले जाना, बिना किसी की नज़रों के सामने आए, और फिर 4 महीने तक उस गड्ढे और उस कत्ल से दुनिया को अनजान रखना, कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन ये सब कुछ हुआ है, और वो भी कानपुर में हुआ है। ये कहानी है 24 जून की, और इस कहानी में अलग अलग किरदार हैं। इस कहानी के कुल अगर देखें तो 4 किरदार हैं, उनमें से 3 इंसान हैं और एक बेजान। ये 3 जो किरदार हैं उनमें से एक एकता गुप्ता, उम्र 32 साल, कानपुर की रहने वाली, और एकता की शादी एक बिजनेसमैन कानपुर के राहुल गुप्ता, उनके साथ हुई। तो राहुल गुप्ता एकता के हस्बैंड, और दोनों की खुशहाल जिंदगी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। 24 जून इसी साल, 4 महीने पहले तक। 24 जून को एकता अपने घर से निकलती है, और उस घर के करीब ही ग्रीन पार्क स्टेडियम है, आपको पता होगा कानपुर में, जहां अभी हाल में इंटरनेशनल मैच हुआ, टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, जो हम जीते थे, वो भी 2.5 दिनों में। तो उसी ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक जिम है। उस जिम में जो है एकता हमेशा जाया करती थी। तो एकता और राहुल पति पत्नी, और इसमें एक तीसरा किरदार है इस कहानी का, वो जिम, जिस जिम में एकता जाती थी। ये जिम बेजान, लेकिन इस बेजान जिम में एक जान वाला इंसान काम करता था, जो जिम ट्रेनर था, विमल सोनी। तो जिम ट्रेनर विमल सोनी, एकता उस जिम में जाती, धीरे धीरे दोनों उसको जिम में बाकी चीज़ें सिखाते सिखाते एकता और विमल के बीच में दोस्ती हो जाती है, और फिर ठीक ठाक सब कुछ जिम में चल रहा है। 24 जून की सुबह 7 बजे एकता उस जिम में जाती है। आखिरी बार वो उस जिम के कैमरे में नजर आती है, और फिर वो जिम से बाहर जाती है, उस कैमरे में भी नजर आती है। इसके बाद 24 जून की सुबह 7 से 7:30 या 7:15 के दरमियान आखिरी बार कैमरे ने किसी एकता को देखा। इसके बाद किसी कैमरे ने नहीं देखा, ना एकता के घर वालों ने देखा, और एकता गायब। 24 जून की शाम तक कायदे से 8 साढ़े 8 तक वापस जिम से घर लौट आती है एकता, लेकिन उस दिन शाम हो गई। पति को लगा कहीं इधर उधर तो नहीं है, ढूंढते रहे, मोबाइल भी बंद, सारी कोशिश कर ली। तब उन्हें फिक्र हुई। शाम को उन्होंने कानपुर पुलिस में जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, पुलिस ने समझाया, जो आमतौर पर शुरुआत में हर पुलिस का रवैया जैसा होता है, मोस्टली वो वही था। अरे
32 साल की, पढ़ी लिखी, समझदार है, कहीं चली होगी, भूल गई होगी, आपको याद नहीं होगा, लौट आएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। पति को भी लगा एक उम्मीद कि हाँ शायद लौट आए, लेकिन भाई लौटी नहीं। इधर दिन पर दिन बीतते गए, कानपुर पुलिस खाना पूरी कर रही है, जबकि पति ने यह भी लिखा रखा है कि जो जिम ट्रेनर है विमल सोनी, उसकी बीवी को शायद उसने ही किडनैप किया। पुलिस को लगता है चलो जी विमल सोनी का पता करते हैं। पता चला कि भाई 24 जून के बाद से वो भी जिम में नहीं आया, गायब है, मोबाइल बंद है, घर वालों से पूछा है नहीं। पुलिस ने यह मान लिया कि दोनों एक दूसरे के साथ निकल गए, कहीं भाग गए, आराम से इस केस को अब निपटाएंगे, छोड़ दिया। इधर पति परेशान। अब पति ने जितनी जान पहचान थी सारे अपने वो सोर्स लगा लिए, कानपुर के ऊपर से नीचे तक टॉप पुलिस अफसर को, कोई काम नहीं बना। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ। देश के पीएम को लेटर लिखा, एक जानने वाला आईबी में है उनके, इंटेलिजेंस ब्यूरो में दिल्ली में, उनसे उन्होंने मदद मांगी कि भाई 24 जून से लापता, अभी तक कोई सुराग नहीं है, मोबाइल बंद है, बट कोई फायदा नहीं हुआ। 24 जून को लापता हुई एकता, धीरे धीरे जुलाई आकर बीत गया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, कोई सुराग नहीं। इसके बाद अक्टूबर का महीना आता है, करीब 4 महीने होने वाले हैं, एकता का कोई सुराग नहीं है। 4 महीने के बाद अब पुलिस ने यह किया था कि विमल सोनी और वो चूंकि एक साथ गायब थे, तो विमल सोनी के घर वालों के कुछ के मोबाइल उन्होंने सर्विलांस पे लगा रखे थे। तो अभी लास्ट सैटरडे की बात है, 2 दिन पहले की, विमल सोनी के एक रिलेटिव के मोबाइल पर घंटी बजी, उधर से फ़ोन उठाया, खुद विमल ने, बातचीत हुई, पुलिस सुन रही थी। तो बातचीत से अंदाज़ा हो गया कि विमल कहीं और नहीं, इसी कानपुर शहर में है। इसके बाद उस नंबर के ज़रिए लोकेशन पुलिस पहुंच गई फ़ौरन, और विमल सोनी को कानपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद लाए, पूछताछ की, भाई कहाँ है एकता। अब उसने पहले तो इधर उधर घुमाया, फिर कहने लगा कि एकता को तो मैंने मार दिया। तो उसने कहा चलो लाश बताओ कहाँ है। उसने कहा लाश तो मैंने नदी में फेंक दी, पता नहीं अब बहकर कहाँ चली गई होगी। उन्होंने कहा कौन सी नदी। उसने कुछ नदियों के नाम लिए जो कानपुर के आसपास से बहती है। अब पुलिस को डाउट हो रहा था। फिर पुलिस ने कुछ और पूछा तो कभी कहता है कि पता नहीं मैंने लाश कहाँ फेंकी, मुझे तो जगह भी याद नहीं। तो उलझाता रहा, पुलिस सुनती रही। लेकिन फिर पुलिस के अंदाज में उससे जब पूछताछ हुई तो आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने एकता को मार डाला है। तो मारने के बाद लाश कहाँ है, तो उसने कहा चलिए आपको लाश दिखाता हूँ कहाँ है। अब उसने जब पता बताया, एड्रेस, कि उसने लाश को कहाँ दफना कर रखा है, तो कानपुर पुलिस खुद सन्न और हैरान थी। और वजह ये थी कि जो जगह उसने बताई वो उनके लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। शर्मिंदगी इसलिए कि अमूमन कातिल कत्ल के बाद कानून से भागता है, और ये वो पता दे रहा है जो खुद कानून का है। अब एक डीएम या डीएम कंपाउंड, जहाँ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक तरफ जज रह रहे हैं, कानून का ही इलाका हुआ, और वो उसी कानून के इलाके में कत्ल कर ले जाकर लाश को दफना कर निकल गया। तो कानपुर पुलिस भी हैरान कि ये कैसा कातिल है जो कानून से बचने की बजाय कानून की गोद में ही जाकर गड्ढा खोदता है और वहीं पे लाश को दफना कर निकल जाता है। पुलिस को लगा अब भी गुमराह कर रहा है, लेकिन फिर जब उसने बताया तो पुलिस को यकीन हुआ। अब कानपुर पुलिस के सामने दिक्कत ये है कि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई कि 4 महीने पहले गायब एकता को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक डीएम कंपाउंड में गड्ढा खोद कर दफना दिया गया, 4 महीने तक पुलिस वैसे ही कुछ नहीं कर पाई थी, तो फिर पुलिस की तो भद्द पिट जाएगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। डीएम एक तरह से उस शहर का हाकिम है, हुक्मरान है, उसी के डीएम के अंदर में भी पुलिस होती है। अब उसी के बंगले को चुने कोई और वहाँ जाकर दफना दे, तो ये ज़बरदस्त बेइज्जती की बात है। तो अब कानपुर पुलिस ने कहा किसी तरह मीडिया को भनक नहीं लगनी चाहिए। अब ये खुलासा कर रहा है वो दिन में, लेकिन पुलिस इंतज़ार कर रही है कि दिन ढले, अंधेरा हो तो अंधेरे में इस सच्चाई को छुपा लें, और अंधेरे में चलेंगे, अंधेरे में गड्ढा खोदेंगे, खामोशी से निकाल देंगे और फिर बता देंगे बाद में जो भी कहानी है। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, भनक तो लगी जाती है। तो कानपुर पुलिस ने तय किया कि दिन ढलने दो, रात का अंधेरा आने दो, उसी अंधेरी रात में जाएंगे और गड्ढा खोदते हैं। इधर तैयारी पूरी हो गई, मुर्दा घर के कुछ मुलाजिमों को बुलाया गया, कुछ मजदूरों को बुलाया गया, फावड़ा वावड़ा तैयार किया गया, मुर्दा घर से गाड़ी मंगाई गई, पॉलीथीन और बाकी चीज़ें ली गई कि 4 महीने से तो पहले अगर उस कब्र से निकली है गड्ढे से तो उसे कंकाली मिलेगा। और उसके बाद कानपुर शहर के छोटे बड़े पुलिस अफसर बड़ी खामोशी से दबे बाँव गाड़ियों के अलग अलग काफिले से डीएम कंपाउंड में पहुंचते हैं। जब वो पहुंचे थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो गया कि नहीं,
मीडिया हमसे ज़्यादा तेज़ है। अब मीडिया के लोग भी पहुंच गए। अब उन्होंने क्या किया कि कंपाउंड के अंदर गेट था वो बंद कर दिया। अब जहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है या बाकी चीज़ें हैं, अंदर कोई कैमरा मीडिया घुस ही नहीं सकता। लेकिन मीडिया भी कहाँ हार माने। हमारे भी एक रिपोर्टर सिमर चावला और उनके साथ कैमरामैन थे शिवम शुक्ला, दोनों बाउंड्री पे ही चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने वो खुदाई और सारी चीज़ें शूट करनी शुरू कर दी। ये वीडियो और तस्वीरें भी आप देखेंगे और इस कैमरे में ये भी दिखा रहे हैं, ये देखिए डीएम साहब का घर और ये गड्ढा आप ही देख लीजिए खुद ही कहाँ पे है। और सामने की तरफ जो है वो सारी चीज़ें जो घर दिख रहे हैं वो जजों के घर है और ये पूरा कंपाउंड का हिस्सा है। जो गड्ढा है ये भी डीएम साहब के कंपाउंड का हिस्सा है। तो अब मीडिया पहुंच गई, कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू, सब कुछ लाइव कैमरे पे चल रहा है। थोड़ी देर के बाद करीब 8 फीट गड्ढा नीचे जब हुआ तो अंदर से कंकाल के नाम पर हड्डियां बाहर आईं, उन्हें लपेटा और समेटा गया, मुर्दा घर की गाड़ी में डाला गया और उसके बाद बड़ी खामोशी से पुलिस वालों की गाड़ियां एक एक कर उस गेट से बाहर निकल जाती हैं और सब निकल लेते हैं। उनकी आधी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी कि मीडिया की भनक ना लगे, लेकिन मीडिया ने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब वो चले गए। अब जाने के बाद पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई। तो पहले पुलिस की कहानी और थ्योरी और इस कत्ल की कहानी, उसके बाद पुलिस की थ्योरी पर क्रॉस थ्योरी। तो पुलिस के हिसाब से जो विमल सोनी ने कहानी सुनाई वो कहानी ये है कि जो एकता है शादी के बाद इस ग्रीन पार्क के करीब पॉश एरिया वहाँ पर उस जिम में वो आया करती थी और विमल सोनी जो है वो एक जिम ट्रेनर था, वही उसका ट्रेनर था। ट्रेन करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया। अब दोनों जिम के बाहर भी मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर तभी मई के महीने में अचानक विमल सोनी की उम्र कम थी, लड़का है, मतलब लड़का भी नहीं कहेंगे लेकिन शादीशुदा नहीं। तो विमल सोनी के घर वालों ने एक रिश्ता तय किया और फिर रिश्ते के साथ साथ वो तिलक की रस्में भी पूरी हो गई। नॉर्थ इंडिया में तिलक की भी एक रस्म होती है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो तिलक की रस्म हो गई, रिश्ता तय हो गया, अब शादी की तारीख आने वाली है। ये बात अब एकता को पता चली। एकता को जैसे ही पता चला कि विमल की शादी है वो नाराज़ हो गई। उसने कहा तुम शादी क्यों कर रहे हो, और इसी बात पे दोनों में झगड़ा हुआ। फिर 24 जून को सुबह 7 बजे एकता जिम आती है, फिर दोनों में झगड़ा होता है। इसके बाद विमल जो है वो एकता को लेकर जिम से बाहर निकलता है। बाहर उसकी i10 कार खड़ी थी, उस i10 कार में उसको बिठाता है। थोड़ी ही दूरी पर ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ की पार्किंग में ले जाकर कार को रोकता है, उससे बात करता है। दोनों में फिर से झगड़ा होता है और इसी झगड़े के दौरान विमल गला घोट कर एकता को मार देता है। मारने के बाद अब उसे लगा कि क्या करें, वो वहाँ से गाड़ी उठाता है और फिर उसी लाश को उसी गाड़ी में लेकर वो सीधे पहुँचता है डीएम कंपाउंड में। डीएम कंपाउंड में जाने के बाद वो डीएम साहब के घर के बराबर वाले इस हिस्से में गड्ढा खोदता है और लाश को दफनाता है और वहाँ से निकल जाता है। मोबाइल दोनों अपने और उसके तोड़ ओड़ के फेंक देता है, क्योंकि उसे फिल्मों से पता चल चुका है, दृश्यम उसने भी देख रखी है कि इससे पुलिस को पता चलता है, तो कोई मोबाइल को यूज़ नहीं करना था। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है, फिर कानपुर के बाद इधर उधर भटकता रहता है। इधर शाम को जब वो नहीं आती घर, तो घर वाले के पति पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। तो ये है मर्डर और मर्डर के मोटिव की पुलिस की पूरी कहानी। अब कहानी यहाँ तक ठीक है। अब लेकिन जब जांच होती है और सीसीटीवी कैमरे और सारी चीज़ें आती हैं तो इस पुलिस की थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं। पहली, एक सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि विमल सोनी अपनी i10 कार को लेकर सुबह करीब 7:45 पर डीएम के कंपाउंड में पहुंचता है। डीएम कंपाउंड में उसकी एंट्री का वक्त है 7:45 और करीब 45 मिनट के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो 45 मिनट तक अंदर रहता है और पुलिस के हिसाब से इसी 45 मिनट में वो अंदर गया। उसने 8 फीट गड्ढा खोदा गहरा, फिर उसमें लाश डाली, फिर लाश डालने के बाद उसने सारे गड्ढे को भरा और ये सब काम 45 मिनट के अंदर करके वो निकल गया। ये पुलिस की थ्योरी है और कहानी है। पुलिस की दूसरी थ्योरी ये है कि यह कत्ल उसने अचानक किया था, मतलब उसने पहले से प्री प्लान या उसकी साजिश नहीं थी कि 24 जून को ही कत्ल करना है। दोनों में लड़ाई हुई शादी की बात को लेकर, वो गुस्सा आया, उसने गाला घोटा, उसका मार दिया। ये पुलिस की दूसरी थ्योरी है। अब यहां पर इस थ्योरी में कुछ लोचा है। पहला, जो एकता है वो 18 दिनों से जिम नहीं जा रही थी।
मतलब 24 जून को जब वो जिम गई तो उससे पहले 18 दिन तक नहीं गई थी, 18 दिन बाद गई। और ये 18 दिन और उससे पहले का पीरियड वही था जब उसे पता चला कि विमल की शादी तय हो गई है, तिलक की रस्म पूरी हो गई है। और उसके बाद 24 जून को आती है। जिस I-10 कार में ये कत्ल हुआ उस I-10 कार से पुलिस को कुछ चुनरी, रस्सी, बाकी चीज़ें मिली। तो जब ये सारी चीज़ें कार के अंदर है तो ये अचानक हुआ कत्ल का मामला कैसे हो सकता है? इसके मतलब है कि ये पूरी प्लानिंग थी, वरना ये कत्ल के सामान को गाड़ी में लेकर क्यों घूम रहा है? गला उसी से घोटा है। दूसरा, अगर ये अचानक कत्ल हुआ तो कत्ल करने के बाद जब कोई भी अचानक सडनली होता है तो आदमी सोचता अब क्या करूं, लाश का क्या करूं, कहाँ जाऊं, इधर उधर कहाँ जाऊं। लेकिन विमल सोनी कत्ल करने के बाद सीधे पहुंचता है डीएम बंगला, वहां गड्ढा खोदता 8 फीट, लाश दफनाता और निकल लेता है। तो ये सब कुछ अचानक कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता कि मुझे कहाँ लाश दफनानी है? 45 मिनट में ये सब कुछ करके निकल भी जाना है। तो इसका मतलब ये प्री प्लान है, क्योंकि उसने जगह भी सोच रखी है, कत्ल का तरीका भी सोच रखा, कत्ल का सामान भी कार में है। तो पुलिस की ये थ्योरी गले नहीं उतरती। एक तीसरी थ्योरी जो सबसे अजीब है, और हमारे रिपोर्टर दो रंजय सिंह और सिमर चावला, इन्होंने बाकायदा मौके पर ही खड़े होकर और नाप नपाई सब कर डाली। अब चूंकि डीएम के बंगले के अंदर एक कार में लाश हो और लाश लेकर कोई घुसे और फिर दफनाए, तो सिर्फ डीएम साहब की नहीं बल्कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कानपुर पुलिस, इन सब पे उंगलियां उठेंगी। इनके लिए शर्मिंदगी की बात है। तो लीपापोती कैसे करें? तो कानपुर पुलिस ने दलील दी कि नहीं, डीएम साहब के घर के अंदर विमल सोनी अपनी I-10 कार लेकर नहीं घुसा था जिसमें लाश थी, बल्कि घर के बराबर में वो जो जगह है उसमें एक गेट है, उस गेट से वो अंदर गया। और डीएम साहब का गेट और वो बराबर में गेट एकदम बराबर में है, लेकिन पुलिस का कहना है कि डीएम साहब के घर वाले गेट का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि और भी उनके लिए बड़ी फजीहत होगी, बल्कि बराबर में एक दूसरा गेट है, उस गेट से अंदर गया। अब सफाई देने के लिए पुलिस ने तो ये बात बता दी कि भाई इस गेट से गया। अब इस गेट से जब गया तो हमारे जो रिपोर्टर हैं दोनों, वो भी पहुंच गए उसी गेट पर बाकायदा इंची टेप लेकर। अब रंजय सिंह और सिमर चावला, इन दोनों ने वहां नपैया कर डाली। अब जब उस गेट को की चौड़ाई इंची टेप से नापी तो वो निकला करीब 66 इंच, 66 इंच के करीब। अब जो I-10 कार है, अगर दोनों उसके सामने के मतलब आप ग्लास जो लगे हुए हैं उनको जोड़कर अगर उसकी चौड़ाई को आप नापेंगे तो करीब 70 इंच। अब किसी जगह पे गाड़ी दाखिल होगी तो उसमें 2-4 इंच तो आप जगह छोड़ेंगे दोनों तरफ, आप घसीट के तो अंदर ले आ सकते, गाड़ी फंस जाएगी। तो दोनों जो ये गेट है, उस गेट की जो चौड़ाई है, उस गेट के अंदर एक I-10 कार घुस ही नहीं सकती। लेकिन कानपुर पुलिस ने घुसा दिया उस कार को। उन्होंने कहा इस गेट से लेकर गया और इसी गेट से फिर गेट के अंदर गया, लाश उतारी, गड्ढा खोदा और फिर वापस कार को लेकर चला गया। जबकि I-10 कार की चौड़ाई और उस गेट की चौड़ाई साफ चुगली खा रहे हैं कि झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह बताना है कि डीएम साहब के घर के अंदर से गाड़ी अंदर नहीं आई है, और भी ज़्यादा फजीयत होगी। तो अब रिपोर्टर भी कहाँ चूकने वाले, इन्होंने नाप लिया। अब नापने के बाद सच्चाई सामने आ गई। तो कुल मिलाकर अब यह है कि विमल तो पुलिस की कस्टडी में है, कंकाल मिल चुका है, डीएनए जो कपड़े वपड़े कुछ मिले हैं वो सारी चीज़ें जो उनके हस्बैंड हैं एकता के, राहुल, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन फिर भी पुलिस डीएनए सैंपल लेकर और ये कंफर्म करना चाहती है कि ये एकता की ही बॉडी है। उसकी रिपोर्ट भी 2-4 दिनों में आ जाएगी। इसके बाद पूछताछ होगी, बाकी जो कवायद है वो चलती रहेगी। लेकिन इस एक केस ने ये सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया है कि हम बहुत सारे जो भ्रम पाल कर बैठते हैं कि ये वीवीआईपी एरिया, यहाँ वीवीआईपी लोग, मतलब अगर कानून और मुजरिम और ये क्राइम से अगर आप जोड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा आदमी को कायदे से किससे डरना चाहिए? एक पुलिस से, दूसरे कानून के जो मेन मुहाफिज हैं, जज हैं, डीएम हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, वो कातिल सबसे ज़्यादा जिनसे डरना चाहिए उन्हीं के इलाके में घुस रहा है और बेखौफ लाश को दफना रहा है और निकल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए लेकर लोगों के दिलों में अब वो खौफ है नहीं। और जबकि डीएम साहब के घर के अंदर पुलिस वालों के गेट पर ही पहरेदारी है, जितने जज हैं उनके गेट पर पहरेदारी है, उस पूरे डीएम कंपाउंड में पहरेदारी है। और ऐसी जगह पर एक आदमी एक कत्ल करने के बाद ऐसी लाश छुपाता है कि 4 महीने तक किसी को हवा नहीं लगने देता,
और यही काम जो पुलिस ने 4 महीने के बाद किया, अगर वो 4 महीने पहले शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज वहाँ से लेकर, जिम से लेकर, और ये भी पता है कि बेसिक जांच है, कोई भी नौसिखिया पुलिस वाला भी आकर कर देगा कि अगर ये विमल सोनी मिसिंग है तो इसके पास एक कार भी है, वो कार है i10 कार, इसकी कार कहाँ कहाँ गई, जो वारदात वाला दिन है 24 जून, उस दिन कहाँ कहाँ गई, जो 4 महीने बाद अब पुलिस को पता चल रहा है कि ये कार डीएम कंपाउंड की तरफ भी गई थी। अगर 4 महीने पहले पुलिस उसी कार के जरिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल लेती तो डीएम कंपाउंड तक पहुँच सकती थी, और पहुँचने के बाद अगर कंपाउंड की तलाशी ले लेती कि सस्पिशियस मामला है कि यहाँ क्यों आया, तो शायद उस कंपाउंड के बराबर में एक गीली या ऐसे मिट्टी को देखकर जो किसी गड्ढे का निशानी होती है, आप एक पुरानी ज़मीन हो और एक गड्ढे को खोद कर उसमें कुछ किया गया हो, तो आप नंगी आंखों से देखकर कोई भी नौसिखिया बता देता है। तो अगर ये बेसिक चीज़, बेसिक पुलिसिंग पुलिस कर लेती है सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के सहारे से, जो 4 महीने बाद अब किया है, जो अब बता रहे हैं कि इतने बजे कार दिखी i10 डीएम कंपाउंड में, 4 महीने पहले कर लेते तो खुलासा कब का हो जाता। लेकिन यही वो चीज़ है जिससे फिर कातिल और क्रिमिनल बेखौफ होते हैं और कहते हैं कि चलो यार एक काम करता हूँ, ऐसी जगह लाश दफनाता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। वही दृश्यम वाली बात, अब थाने के बारे में कौन सोचेगा, अब यहाँ कौन सोचेगा कि एक कत्ल करने के बाद कोई डीएम साहब के घर में घुसकर जाकर या उसी कंपाउंड में घुसकर जाकर लाश दफना देगा। मजाक है लेकिन हकीकत है, क्या कीजिएगा। खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। प्रणय शंकर जी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग वारदात देखते होंगे, हमारा डेली आज तक पर जो शो आता है, तो वारदात के ये बड़े सीनियर एडिटर हैं प्रणय शंकर जी। जो आप वारदात देखते हैं उसके पीछे की जो सारी कहानियाँ और मेहनत होती है जो एडिटिंग की, वो प्रणय जी करते हैं। झारखंड के देवघर के रहने वाले हैं। इनका एक बड़ा खूबसूरत शौक़ है, वो ये कि साल में एक बार ये अपनी कार से भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बहुत सफ़र ये तय कर चुके हैं और नहायत शरीफ और सज्जन इंसान है। मैंने हमेशा जब भी इनको देखा है, मुझे लगता है कि जब तक कोई इनसे बात नहीं करे ये खुद से कुछ कहते भी नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे प्रणय भाई, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही मेरी दुआ है। और आपका ये जो शौक़ है ये हमेशा यूं ही बरकरार रहे। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से, पूरी वारदात टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे प्रणय साहब। इसके अलावा आज गुंजन सोलंकी जी की बिटिया का भी जन्मदिन है। इन्होंने बिटिया का नाम नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं गुंजन भाई, आपकी बिटिया को हैप्पी बर्थडे। ये सूरत से हैं। साथ ही रुखसाना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुखसाना जी। और ये जोहन शहजाद ने भेजा है, या तो जोहान है ये, और उनकी मम्मी है रुखसाना जी। तो हैप्पी बर्थडे आपको एंड थैंक यू सो मच इस मेल के लिए जोहान। साथ ही ऐश्वर्या जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या जी। और ये नंद किशोर चौहान जी ने भेजा, उनकी पत्नी है ऐश्वर्या। और नंद किशोर चौहान जी को गुस्सा सुना बहुत आता है, तो गुस्सा कम क्या कीजिए, ख़ासतौर पर पत्नी पे गुस्सा जल्दी नहीं करना चाहिए, कभी कभी चलता है। पूर्णिमा एंड लावण्या, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा एंड लावण्या, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और ये रिपिन कुमार ने भेजा, उनकी ये दोनों बेटियां हैं। साथ ही हर्षिता परिहार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षिता। और ये विष्णु परिहार जी की बिटियां हैं। डॉक्टर अजय वर्मा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजय साहब। और ये रोहित घावरिया जी ने भेजा है। इसके अलावा इशरत प्रवीण और जियारत अंसारी, अब जियारत है या जियारत है मैं कंफ्यूज हूँ, इन्होंने जे लिखा है, ठीक है। तो इशरत जी और जियारत अंसारी जी, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को आपकी एनिवर्सरी पर। मेघा चौधरी, थैंक यू सो मच मेघा, मैंने तुमको कल मेल पे रिप्लाई भी किया था और मुझे लगा था कि तुम्हारे पापा उसी बात से एग्री करेंगे जो मैंने हालांकि लिखा था, लेकिन उन्होंने वही किया जो मैं शायद उनकी जगह होता तो मैं भी नहीं करता। बट खुश रहो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, मन लगाओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और जब तुम वापस आओगी तो बताना, ज़रूर मिलेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से ही मुलाकात होगी। इसके अलावा अरबाज कुरैशी, थैंक यू सो मच अरबाज। और अपनी अम्मी को आप सलाम कहिएगा और थैंक यू भी बोलिएगा, शुक्रिया भी कहिएगा इस प्यार के लिए। और पक्का मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी। इसके अलावा अमित कुमार, थैंक यू सो मच अमित भाई आपके सच में प्यार के लिए। आप जैसे लोग इस दुनिया में होते हैं तो अच्छा लगता है, जो इतने अच्छे ख्याल रखते हैं आप इंसान को लेकर, धर्म को लेकर, देश को लेकर। थैंक यू सो मच। तो फेस्टिव वीक शुरू हो चुका है, एंजॉय कीजिए। कहानी में फ़िलहाल आज इतना ही। और मैं सोच रहा हूँ कि आज तक मैंने आपको जितनी कहानी सुनाई है सारी सच्ची ही कहानी सुनाई है। दिवाली के दिन सभी की छुट्टी है, और दिवाली के दिन एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं बताऊँगा, उसका आप अगले दिन जवाब दीजिएगा। अगर हुआ तो, अभी वादा नहीं है कि वो कहानी असली है या नकली है, सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों।
आप लोग कहेंगे तो पक्का मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा। ठीक है, तो आज कहानी में इतनी ही।